92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी एक पिता का जन्म। आकृति, एक ग्लास पानी तो देना, मैंने कहा। खुद लेके पियो, खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आकृति के कुछ बोलने से पहले ही मेरी माँ ने मुझको जवाब दिया। दिन के 2 बज रहे हैं। रविवार का दिन है, इसलिए सभी घर में हैं। सभी मतलब मैं, समीर, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी धर्मपत्नी आकृति। आकृति हॉल में सोफे पे धंसी हुई टीवी का सीरियल देख रही है। माँ भी वहीं सोफे पे बैठी हुई शाम को बनने वाली सब्जियां काट रही है। मैं और पिताजी भी हॉल में ही हैं, लेकिन हम दोनों टीवी नहीं देख रहे हैं। पिताजी अखबार का राजनीति वाला पन्ना पढ़ रहे हैं और उसी अखबार का मैं खेल वाला पन्ना पढ़ रहा हूँ। बिना कोई सवाल जवाब किए मैं रसोई से खुद के लिए पीने का पानी ला चुका हूँ, लेकिन रसोई तक जाने आने की मेरी तुनकती चाल मेरी नाखुशी जता चुकी है। मेरी और आकृति की शादी को पिछले महीने 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आकृति के लिए माँ का अपनापन, उनका रवैया ऐसा है मानो वो आकृति को बचपन से जानती हूँ। आकृति के लिए माँ की ममता और तवज्जो देख के कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उनका बेटा नहीं, जमाई हूँ और आकृति उनकी बेटी है। माँ और पत्नी की आपस में इतनी करीबी बतौर पति तो अच्छी लगती है, लेकिन एक बेटे के तौर पे कभी कभी जलन भी होती है। रविवार का दिन है, सो सूरज भी अपनी ड्यूटी एहसान में निभा के कब चला जाता है पता नहीं चलता। रात हो गई है। एक गिलास पानी खुद लेके पीने से अब तक मूड ऑफ है। कमरे में बिछावन की चादर और तकिए को ठीक करती हुई आकृति ने कहा है। मैं उसकी बात को अनसुना करते हुए अखबार पे नजरें टिकाए हूँ। आकृति मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, दिन से यही खेल खबर पढ़ रहे हो? क्या अब अखबार में भी खबरें लाइव अपडेट होती हैं? मैंने आकृति के चेहरे पे देखा। उसकी बातों से मुझे भी हंसी आ गई है। भले मैं शादीशुदा हो गया हूं, लेकिन मुझ में तुनक और खुद के लिए तवज्जो की चाहत किसी बच्चे जैसी है। चलो गुड नाइट, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है, कहती हुई आकृति सो गई। कुछ देर कुर्सी पे बैठे रहने के बाद मैं भी सोने आ गया हूं। मैं देखता हूं कि मेरे घर के अहाते में गमले में ढेर सारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं, लेकिन किसी पौधे की जड़ में मिट्टी नहीं है। मैं सारे गमलों में मिट्टी भरता हूं, पर अगली सुबह सभी पेड़ पौधों की जड़ें खाली हैं। किसी गमले में मिट्टी का नामो निशान नहीं है। सभी पेड़ पौधे मुझको देख रहे होते हैं और मैं गुनाहगार की तरह उन सब के बीच खड़ा होता हूं। इस अजीब सपने के बाद मेरी नींद खुल चुकी है। डरने जैसा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैं पसीने पसीने हो गया हूं। बगल में आकृति चैन से सोई हुई है। मुझे सपने कभी नहीं आते, मैं हमेशा बेसुध सोता रहता हूं। अगर कभी सपने आए भी हों तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज का ये सपना इतना स्पष्ट था कि अभी नींद खुलने के 15 मिनट बाद भी सब कुछ सजीव सा आंखों के सामने दिख रहा है। सुबह होने पे मैंने आकृति को सपने के बारे में बताया है, लेकिन वो फंतासी समझ के कोई ध्यान नहीं दे रही है और मुझे भी सलाह दी कि इन बातों पे ज्यादा ना सोचूं। शाम को जरा जल्दी आना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ऑफिस के लिए टिफिन थमाते हुए आकृति ने कहा है। हामी भरते हुए मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूं, लेकिन दिमाग बार बार मन में अटके सपने की गुत्थी सुलझाने में उलझ रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी एक पिता का जन्म। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समीर और आकृति की शादी को 2 साल हो चुके हैं। समीर जरा लापरवाह और बेतकल्लुफ इंसान है। मांगने पे पीने का पानी न मिलने पे वो खुद पानी लेके पी तो लेता है, लेकिन तुनक जाता है।
रात को अपनी बीवी आकृति के मनाने से वो मान भी जाता है। रात को नींद में वो एक अजीब सपना देखता है जिससे वो परेशान हो जाता है। क्या है उस सपने का राज, सुनते हैं आगे। दोपहर में लंच करते हुए मैंने अपने कलीग रितेश को सपने के बारे में बताया। वो खूब हंसने के बाद बोला, यार समीर तू भी ना, हद है। ना तेरे यहाँ गमले हैं ना कोई फूल, फिर भी उनकी जड़ों में मिट्टी ना होने से तू इतना परेशान है। रितेश की बातों से मैंने उससे सपने के बारे में और बात करना ठीक नहीं समझा। आकृति के कॉल से ऑफिस के कामों में समय जल्दी बीत जाने का एहसास हुआ। ऑफिस से निकले? आकृति के पूछने पे मुझे उसका डॉक्टर के पास जाना याद आ गया। मैंने संभलते हुए जवाब दिया, ऑफिस में काम ज़्यादा था। ऐसा करो तुम डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं ऑफिस से सीधे वहीं आता हूँ, घर वापस साथ में चलेंगे। मैं जल्दी जल्दी काम समेट के ऑफिस से निकल गया। शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन लगातार होती घनघोर बारिश से मंजर रात के 8 बजे वाला है। बारिश की मोटी मोटी बूंदें काले बादलों से घिर आए अंधियारे को और घना बना रही हैं। ऑफिस से कुछ ही दूर आगे बढ़ा होऊंगा कि बीच सड़क पे एक लड़की गिरी हुई दिखी। आश्चर्य ये कि आसपास से गुजरने वाला कोई भी मदद तो दूर उस लड़की की ओर देख भी नहीं रहा था। असमंजस और उधेड़बुन में कुछ दूर आगे निकलने के बाद मैं गाड़ी पीछे करके आया। आकृति के पास पहुंचने की जल्दी होने के बावजूद पता नहीं क्यों मैं उस लड़की की मदद करने के ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा पाया। लड़की बीच सड़क पे सर के बल गिरी हुई है। उसका पर्स, उसमें रखा सामान और एक इंद्रधनुष के 7 रंग का छाता पास में ही बिखरा है। मैंने लड़की को सहारा देके सीधा किया और गाड़ी में बिठाया। उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना है जिसके गले और बाजू पे सुनहरे रंग की झालर बनी है। उम्र में मेरे ही बराबर होगी या उससे कुछ ज़्यादा या कम, लेकिन सूरत बच्चों जैसी भोली और मासूम। उसके सर पे चोट लगी है जिससे खून निकल रहा है। मैंने ढाढ़स बनाते हुए कहा, थोड़ी देर में हम लोग डॉक्टर के पास होंगे, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बात सुन के वो लड़की आंखें बंद किए हुए ही घबराते हुए बोली, नहीं डॉक्टर के पास नहीं, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, मुझे घर जाना है। बहुत समझाने पे भी लड़की डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हुई तो मैंने उसको उसके घर तक छोड़ने का इरादा किया। घर का पता क्या है? मैंने पूछा। नहीं मालूम, लड़की ने जवाब दिया। नाम क्या है, गिरी कैसे? मैंने अगला सवाल किया। तनु, माँ ने धक्का दे दिया। तनु ने अपना नाम और गिरने की वजह एक साथ बताते हुए आंखें खोली। अब तक पूछे मेरे सारे सवालों का अजीबो गरीब ऊट पटांग जवाब पाके मैं हैरानी से खींच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की तनु की मदद कैसे करूं। आगे कुछ नहीं सुझाता पाके मैंने गाड़ी अपने घर की ओर ले ली है। सोचा है कि तनु प्राथमिक उपचार के बाद रात भर घर में आराम करेगी, फिर सुबह पता पूछ के उसके घर पहुंचा दूंगा। अपने घर वाले चौराहे से जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी है, तनु बोली, मुझे यहीं उतरना है, मैं पहचान गई, मेरा घर इसी चौराहे के पास है। तनु की बातों ने उसके व्यक्तित्व को मेरे लिए पूरा उलझा दिया है। मेरे समझाने के बावजूद तनु गाड़ी से उतर के चली गई। घर पहुंच के मैंने आकृति को तनु और उसके अजीब रहस्यमयी बर्ताव के बारे में बताया, लेकिन आकृति मेरी बातों को अनसुना करते हुए बस शर्माते हुए हौले से मुस्कुराती रही। नाराजगी के बदले आकृति की मुस्कुराहट को जब तक मैं समझता, वो मेरे गले लगते हुए बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने आकृति को बाहों में भर लिया है। सुबह के सपने, तनु से मिलने और आकृति से मिली खुशखबरी सब एक ही दिन में होना मात्र एक संयोग है या कोई नियोजित प्रारब्ध? मन समझ नहीं पा रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी
एक पिता का जन्म। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समीर और आकृति की शादी को 2 साल हो चुके हैं। आदत से ज़रा लापरवाह और बेतकल्लुफ़ समीर रात को देखे अजीब से सपने का जिक्र अपने कलीग रितेश से करता है। घर वापस लौटते वक्त उसको सड़क पे गिरी एक लड़की तनु दिखती है, जिसकी समीर मदद करता है। तनु समीर की हर बात का ऊट पटांग जवाब देती है। घर आने पे उसकी पत्नी आकृति माँ बनने की बात बताती है। समीर के देखे सुबह के सपने, तनु से मिलने और आकृति से मिली खुशखबरी सब एक ही दिन होगा, ये क्या वाकई महज संयोग है या कुछ और? सुनते हैं आगे। मैं गमलों की जड़ों में मिट्टी डालता हूं और बार बार मिट्टी गायब हो जाती है। सभी पेड़ पौधे मुझको देखते हुए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगते हैं। पिछले लगभग 1 महीने में सपना 2-3 बार आ चुका है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि इस सपने का कोई मतलब है। ये सपना मुझसे कुछ कहना चाहता है। सुबह के 5 बज रहे हैं। आकृति अब तक सोई है। उसके चेहरे पे अब नींद में भी एक मुस्कान रहती है। ऐसा लगता है जैसे आने वाले बच्चे की मासूमियत आकृति के चेहरे पे आ गई हो। जब से माँ को आकृति के माँ बनने की खबर पता चली है, वो खुशी से माँ से दादी माँ हो गई है। उनकी हर बात में अब आकृति के लिए ढेरों सलाह और आशीर्वाद होते हैं। उनकी एक ही तमन्ना है जिसके लिए वो हर पल भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। वो अपने लिए एक पोती चाहती हैं। आकृति से उनको एक बेटी की उम्मीद है। पता नहीं क्यों, लेकिन बेटी की चर्चा करते हुए माँ की आंखें डबडबा जाती हैं। एक बच्चे की आने की उम्मीद से मेरी जीवन शैली में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आकृति की दिनचर्या में हो रहे और हो चुके बदलाव स्पष्ट हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं खाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, वगैरह वगैरह। आकृति के लिए हर रोज एक हिदायत जुड़ती जा रही है। मन के स्तर पे भी आकृति में आ रहे बदलाव महसूस होने लगे हैं। आकृति मासूम हो गई है। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों से खुश होने लगी है। एक भोलापन आ गया है उसमें। आज लाली दीदी का जन्मदिन है। वो मौसी और उनके पति शाम को आ रहे हैं। याद से घर जल्दी आ जाइएगा। ऑफिस के लिए निकलते वक्त आकृति ने याद दिलाया है। लाली दीदी मेरी मौसी की लड़की है, मुझसे 1 साल बड़ी है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, हमेशा अपना जन्मदिन मेरे यहाँ ही मनाती रही हैं। उनकी शादी के बाद मेरे यहाँ ये उनका पहला जन्मदिन होगा। ऑफिस में काम करते हुए आज जल्दी घर लौटने की ताकीद बिल्कुल नहीं भूला हूँ। शाम को घर की बिल्डिंग की लिफ्ट में अपनी फ्लोर का बटन दबाना भूल जाने से ऊपर के पड़ोसियों के साथ 1 फ्लोर ऊपर आ गया हूँ। गलत फ्लोर पे आने का अंदाज़ा होने के बाद लौटने को मुड़ा ही था कि तनु दिखी। उसके सर पे अब भी जख्म के निशान हैं। लाल रंग का सूट पहने वो प्यारी लग रही है। ऐसा लगा जैसे लाली दीदी का जन्मदिन नहीं बल्कि उसका जन्मदिन है। वैसे भी लाल सूट पहने तनु लाली दी के नाम को जस्टिफाई करती लग रही है। अनायास ही मुंह से निकला, लाली दी। तनु मुझको देख के मुस्कुराई और बोली, समीर, तुमने मुझे दीदी बुलाया? अचानक आए उसके इस सवाल से मैं अपने जवाब और हड़बड़ाहट सहेज ही रहा हूं कि तनु दोबारा बोली, तुम्हारा मुझे दीदी बुलाना अच्छा लगा। मुझे हमेशा दीदी ही बुलाना। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बिल्डिंग में ठीक मेरे फ्लैट के 1 फ्लोर ऊपर रहती हो। आज मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है, चलो मैं तुम्हें माँ और आकृति से मिलवाता हूँ, मैंने तनु से कहा। हालांकि मेरी बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग मुझको पहचानते हैं, फिर भी अभी मुझको तनु से बातें करते देख के हर गुजरने वाला मुझको घूर के देख रहा है। काश माँ से कभी मिल सकती। वक्त आने पे आकृति से मिलूंगी। सर्द तरीके से एक बार फिर तनु ने मेरे एक सवाल का एक और उलझा हुआ जवाब दे दिया है। इसका मतलब मुझको बिल्कुल समझ नहीं आया है। मैं और कुछ कहता कि तनु बोली, समीर, आकृति को सिर्फ एक पति की नहीं
बल्कि होने वाले बच्चे के पिता के साथ की भी जरूरत है। ख्याल रखो उसका। तनु को मैंने अपना नाम कब बताया था? उसे आकृति के बारे में सब कैसे पता है? ये इतनी जानी पहचानी सी बातें क्यों करती है? मेरी बुद्धि इन सब सवालों के भंवर में फंस चुकी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी एक पिता का जन्म। इस कहानी में अब तक आपने सुना समीर और आकृति की शादी को 2 साल हो चुके हैं। आकृति मां बनने वाली है और समीर पिता। समीर की मां को पोती की चाहत है। समीर को पिछले 1 महीने से एक ही सपना बार बार आता है जिससे वो परेशान हो जाता है। इस बीच वो एक घायल लड़की तनु की मदद करता है। तनु समीर की हर बात का अबूझ रहस्यमय जवाब देती है। अपनी ही बिल्डिंग में आज दोबारा उसकी मुलाकात तनु से होती है। समीर को बार बार आते सपनों और तनु के मिलने का क्या कोई उद्देश्य है? सुनते हैं आगे। रात को सोते वक्त मैंने आकृति से कहा, तुम्हें पता है वो लड़की हमारी बिल्डिंग में ठीक हम लोगों की फ्लोर के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। कौन लड़की? आकृति ने पूछा। वही लड़की तनु, तुम्हें बताया तो था, जिसकी वजह से मैं तुमको लेने डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाया था। हैरत की बात है, पहले कभी उसे अपनी बिल्डिंग में देखा नहीं। पता है उसको हमारे बारे में लगभग सब कुछ मालूम है। मैं पूरी हैरानी से आकृति को सारी बातें बता रहा हूं। आकृति मेरी बात को इस कान से उस कान करती हुई बोली, तुम ही बोल रहे हो हमारी बिल्डिंग में रहती है, तो होंगे कुछ कॉमन फ्रेंड्स जिनसे हमारे बारे में पता चल गया होगा। तुम भी ना, चलो सो जाओ, गुड नाइट। आकृति मुझको प्यार से फटकारते हुए करवट बदल के सो गई है। तनु को समझने की कोशिश करते करते कब मेरी भी आंख लग गई पता नहीं चला। पता तब चला जब सुबह के 3 बजे उसी सपने की वजह से नींद खुली। बिस्तर से बाहर आके पानी पीने के बाद जो ही वापस बिस्तर पर जाने को हुआ, माँ के कमरे से बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी। गौर करने पे समझ आया है कि माँ और मौसी आपस में बातें कर रही हैं। माँ रोते रोते कह रही हैं, चाह के भी नहीं भूल पाती हूँ, इनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर ये साथ दिए होते तो। और कहते कहते माँ फिर रोने लगती हैं। मौसी माँ को समझाते हुए बोली हैं, लाली भी तो तेरी बेटी जैसी है ना, हर साल तेरे साथ जन्मदिन मनाती रही, इस साल भी तेरे लिए वो आई ससुराल से। और आकृति को भी तो तूने अपने प्यार से बिल्कुल बेटी बना लिया है। एक गई तो एक मिल गई, ऐसा मान ले। क्यों दिल छोटा करती है? सब मुकद्दर का खेल है। माँ और मौसी की बातों से सारा मामला तो समझ नहीं आया, लेकिन कुछ बातें समझ में आ गईं। सवालों की गांठ सुलझाते हुए सुबह हो गई है। मैंने चाय बना के आकृति को जगाया है। पहली बार खुद और आकृति के लिए कोई काम करने से आकृति खुशी और हैरानी से बोली है, लगता है बच्चे की ममता में दिल गिरफ्तार हो रहा है। जवाब में मैं बस मुस्कुरा दिया हूं। आज जू घूमने चलें? आकृति बच्चे की तरह मचल के बोली। जू? प्रेगनेंसी में अजीबोगरीब शौक भी पनपने लगते हैं क्या? मैंने कहा। आखिरकार आकृति की मनोहार पे मैं मान गया हूं और आज ऑफिस बंक कर दिया है। जू में पैदल घूमते हुए आकृति थक गई है। हिरन के बाड़े के पास बेंच पे हम लोग बैठ गए हैं। आकृति ऊँघने लगी है। बाड़े में एक नन्हा हिरन एक हिरन की गोद में चिपक के सोया है और दूसरा हिरन चौकन्ना चारों ओर देख रहा है। तभी मेरी नजर हिरन के बाड़े के पास खड़ी तनु पे पड़ी। मैंने उसको पुकारा, तनु? तनु को यूं बुलाने पे आसपास के लोग मुझको देखने लगे हैं। मैं बेंच से उठ के तनु के पास आके हंसते हुए बोला, तुम मेरा पीछा करती हो या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? मेरी बातों पे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तनु बोलती है, जानते हो समीर, जिसकी गोद में बच्चा हिरन सोया है वो उसकी माँ है, और जो चौकन्ना चारों ओर पहरेदारी कर रहा है वो उस बच्चे हिरन का पिता है।
माँ की गोद घर का आंगन है जिसमें बच्चे पलते हैं, खेलते हैं। पिता का प्यार उस घर की छत है जो छांव देती है, धूप, बारिश, ओले से बचाती है। तुम्हारी बातों का तुक और मतलब नहीं समझ आता है मुझे, मैंने कहा। अक्सर तुक और मतलब समय गंवाने के बाद समझ आते हैं, कहती हुई तनु वहां से चली गई है। मैं आकृति के पास बेंच पे बैठ गया हूं। चौकन्ना हिरन भी अपने बच्चे और उसकी मां के पास बैठ गया है। न जाने क्या मतलब है इस सब का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी एक पिता का जन्म। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के 2 साल बाद आकृति और समीर माँ बाप बनने वाले हैं। समीर की माँ को आकृति से बेटी की उम्मीद है। समीर बार बार एक ही सपना देखता है जिससे अक्सर उसकी नींद बेवक्त खुल जाती है। आज नींद के भोर में टूट जाने से उसको माँ और मौसी के बीच की बातें सुनाई पड़ती हैं। समीर ने एक घायल लड़की तनु की मदद की है जो उसी की बिल्डिंग में रहती है। तनु समीर की हर बात का अबूझ अजीब जवाब देती है जिसका तुक समीर समझ नहीं पाता है। आज जू में घूमते हुए एक बार फिर उसकी भेंट तनु से होती है। ये बार बार आते सपने और तनु से मिलने का क्या कोई मकसद है? सुनते हैं आगे। धीरे धीरे कई दिन निकल गए। आकृति को अब हर पल देखभाल की जरूरत है। तनु इत्तेफाक से कभी भी कहीं भी तो मिलती ही है। सुबह सुबह बिल्डिंग के जॉगिंग पार्क में जरूर मिलती है। आज भी मैं और तनु जॉगिंग के बाद बातें कर रहे हैं। तुम कभी साड़ी क्यों नहीं पहनती? बहुत खूबसूरत लगोगी। हमेशा बच्चों जैसे कपड़े क्यों पहनती हो? मैंने कहा। तनु ने आज गुड़ियों की तरह पर्पल स्कर्ट और सफेद टॉप पहना है। साड़ी पहनने लायक मौका माँ ने होने ही नहीं दिया, तनु ने जवाब दिया। मेरी बातों और सवालों का जवाब तनु यूं ही देती है जिसके मायने मुझे कभी समझ में नहीं आते। बस एक बात समझ में आई है, तनु को अपनी माँ से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी माँ से नाराज नहीं दिखी। शायद तनु अपनी माँ से प्यार भी शिकायतों जितना ही करती है। पिता के बारे में पूछने पे बस इतना कहती है, मुझे नहीं पता। कौन से महीने में है आकृति? तनु ने पूछा है। तनु हमेशा मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय अपने सवाल करती है और फिर उन सवालों की आड़ में ढेर सारी बातें। छठे, मैंने तनु के सवाल का जवाब दिया है। पता है, 6वें महीने में बेबी की स्किन बन चुकी होती है। वो इंसान की शक्ल में ढल रहा होता है। उसके सर पे बाल आने लगते हैं और माँ को उसका सोना जगना पता चलने लगता है। वो अपना अंगूठा चूसना सीख लेता है। उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। वो रोशनी अंधेरे का फर्क महसूस करना शुरू कर रहा होता है। बोलते बोलते तनु चुप हो गई। कुछ पलों की चुप्पी के बाद फिर बोली, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं हुआ होता है कि अपनी रक्षा खुद कर सके। माँ के सहारे और बाप की हिम्मत की हमेशा उसको जरूरत होती है। रोशनी और अंधेरे में फर्क भले समझ लेता हो, लेकिन काले और उजले मन का फर्क नहीं समझता। अच्छा, तुमने अपनी बेबी का कुछ नाम सोचा है? नहीं, अभी तक तो नहीं, मैंने जवाब दिया। अच्छा किया, बेबी को बेबी ही रहने देना चाहिए। मुन्ना या मुन्नी बोल के प्रेम में भेद नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम वही है जो संतान से हो, उसके मुन्ना मुन्नी होने से नहीं। चलो आज तुम्हें आकृति से मिलवाता हूँ, मैंने कहा तो तनु ने हर बार की तरह जवाब दिया, फिर कभी। तनु से बातें हो ही रही थी कि मेरा फ़ोन बजा। ऑफिस से रितेश का फ़ोन है। समीर, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, उधर से रितेश ने कहा। ओके, मैंने कहा। अच्छा ये तो बता, मेरा भांजा आ रहा है कि भांजी? रितेश ने हंसते हुए आगे पूछा। पता नहीं, मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया। समीर तू भी ना, आज के इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस ज़माने में ये कौन सी बड़ी बात है?
रितेश की कही इस बूझ अनबूझ सी बातों को मैं पूरा समझ ही रहा था कि तनु का तमतमाया चेहरा दिखा। वो गुस्से से फुफकारने जैसी हो गई है। तुम अभी इसको कॉल बैक करो और उसकी कही बातों पे उससे माफी मांगने को बोलो, तनु बोली। तनु रितेश की बातों को सुन चुकी थी। उसकी बात टालने की मेरी कोशिश बेकार गई है। आखिरकार मैंने रितेश को कॉल करके कहा, यार रितेश, तूने जो ये भांजा भांजी पता करने का मशवरा दिया है, ये बहुत ही गंवार और नीच बात थी। आइंदा ये सवाल किसी से मत करना। मुझे उम्मीद है कि तू बिना बुरा माने तू मेरी बात समझेगा। तनु खुश हो गई है। लड़का या लड़की की जानकारी के बिना अपने संतान की गरिमा के लिए किए गए मेरे पहले प्रयास ने मुझे भी खुशी दी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी एक पिता का जन्म। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के 2 साल बाद आकृति और समीर माँ बाप बनने वाले हैं। समीर की माँ को आकृति से बेटी की उम्मीद है। समीर को बार बार एक ही सपना आता है। एक रोज सुबह के वक्त नींद खुलने से समीर को उसकी माँ और मौसी के बीच हो रही बातें सुनाई देती हैं। समीर ने एक घायल लड़की तनु की मदद की है जो उसी की बिल्डिंग में रहती है और रोज जॉगिंग पार्क में मिलती है। समीर के सवालों का अबूझ अजीब जवाब देती तनु हमेशा समीर से गर्भ के बच्चे के संसार के बारे में बातें करती है। समीर को आते सपने, तनु और उसके अबूझ जवाब, माँ और मौसी के बीच की बातें, क्या सबके सिरे आपस में कहीं मिलते हैं? सुनते हैं आगे। आकृति आज दूसरे दिन भी अस्पताल में है और माँ अस्पताल से अभी फ्लैट पे आई हैं। आकृति के साथ अस्पताल में उसकी बहन है। समीर, मैं आज तुझको अपनी पोती के लिए बनाए कपड़े दिखाती हूँ, माँ बोली। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि पोती होगी? दाढ़ी बनाते हुए मैंने खुद को आईने में देख के कहा। हाँ, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, माँ दोबारा बोली। अच्छा, कहते हुए मैं पलटा। माँ ने कपड़े निकाल के सामने रखे थे। एक लाल रंग की फ्रॉक है जिसके गले और बाजू पे सुनहरे रंग की झालर बनी है। एक लाल रंग का सूट, इंद्रधनुष के 7 रंगों का छाता, एक पर्पल रंग की स्कर्ट और सफेद टॉप भी है। मुझे सारे कपड़े जाने पहचाने लग रहे थे। तभी माँ बोली, जानता है मैंने अपनी पोती का नाम रखा है तनु। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। तनु को ही तो ये सारे कपड़े पहने देखा है मैंने। माँ को ये कपड़े कैसे मिले? तनु, ये नाम इनको कैसे, क्यों सूझा? मेरे दिमाग ने अचानक जैसे सारी गुत्थी सुलझा ली है। आधी बनी दाढ़ी के साथ ही मैं अपने फ्लैट के ऊपर वाली मंजिल पे तनु के फ्लैट की ओर भागा। तनु के फ्लैट पे ताला लगा है। बगल वाले फ्लैट से पूछने पे पता चला कि ये फ्लैट तो बरसों से बंद है। न ओनर रहते हैं न कोई किराएदार। मेरा दिमाग शून्य होता जा रहा है। सपने और हकीकत का भेद धुंधला हो गया है। मैं माँ के सामने बैठा हूँ। माँ बता रही है, तेरे जन्म से साल भर पहले की बात है। मैं गर्भ से थी। उस समय नया टेस्ट मशीन आया था। उससे पता चला कि तेरी बहन थी। मैंने उसके लिए ये सब कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। उसका नाम भी रख दिया था तनु। लेकिन मेरी एक न चली। तेरी दादी को पोता चाहिए था ना। आंसू माँ की आंखों से बहते हुए गालों पे लुढ़कते जा रहे हैं। मेरी भी आंखें नम हो चली हैं। माँ आगे बताती हैं, तेरे पिता ने मेरा क्या, अपने बच्चे का भी साथ नहीं दिया। माँ जननी होती है, वो पेड़ होती है जिस पे फूल और फल लगते हैं। लेकिन पिता वो मिट्टी है जिस पे पेड़ खड़ा होता है। पेड़ को ताकत, उर्वरा मिट्टी से मिलती है। मिट्टी के ना होने से पेड़ का वजूद दूभर हो जाता है। मैं माँ के गले लग गया हूँ। माँ की कही बातों ने आज मुझे बार बार आते मेरे सपने का मतलब समझा दिया है।
हर गमले से गायब मिट्टी मुझको पिता के कर्तव्यों से मुंह न चुराने का इशारा कर रही है। मेरे दिमाग में पिछले 9 महीने का एक एक लम्हा घूम रहा है। तनु से पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन आकृति के मां बनने का पता चला था। वो हमेशा यही मां के दिए हुए कपड़े पहनती रही। गर्भ गिराने से लगी चोट की वजह से उसके सर पे निशान थे, इसलिए उसको डॉक्टर से डर लगता था। मां के गर्भ गिराने को ही उसने मां का धक्का देना कहा था। वो शरीर से कभी थी ही नहीं, इसलिए आकृति से कभी नहीं मिली। इसीलिए उसके सड़क पे गिरे होने के बावजूद आसपास कोई नहीं था। इसीलिए उससे बातें करते वक्त ऊपर के फ्लोर पे लोग मुझको घूर रहे थे। जू में भी उसका नाम पुकारने से सभी इसलिए चौंके थे क्योंकि बाकियों के लिए वो कभी थी ही नहीं। तनु कभी गर्भ से बाहर ही नहीं आ पाई, इसलिए उसे बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी, कोई पता नहीं मालूम था। मेरी बहन की रक्षा के लिए मेरे पिता ने अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मेरी बहन की आत्मा हर पल मुझे एक पिता की सामर्थ्य का स्मरण कराती रही। जैसे आकृति 9 महीने से अपने तन में हमारे बच्चे को गढ़ती रही, वैसे ही तनु अपने मन में एक पिता के सूक्ष्म एहसास को गढ़ती रही। मेरे अंदर अपने बच्चे के बेहतर पिता का निर्माण करती रही। मैं एक अलौकिक एहसास से रो रहा हूं। आकृति डिलीवरी रूम में है। मैं उस रूम के सामने बेंच पे बैठा हूं। डिलीवरी रूम के दरवाजे पे तनु दिखी है। मैं हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करता हूं। वो मुस्कुराती हुई डिलीवरी रूम के अंदर जाते हुए विलीन हो जाती है। तभी नर्स आके बताती है, प्यारी सी बेटी हुई है। मैंने अपनी बेटी का नाम तनु रख दिया है। आज सिर्फ एक संतान का जन्म नहीं हुआ है, एक मां ने भी जन्म लिया है और एक पिता का भी जन्म हुआ है। बस इतनी सी थी ये कहानी।